अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। पिछले दर्स में हमने देखा था कुछ इब्तिदाई और बुनियादी बातें इल्म मीरास के हवाले से कि एक आदमी जो तरका छोड़ के जाता है तो उसको बांटने से पहले उसके बारे में क्या क्या देखना होता है, ये हमने देखा था। तो उसमें जो बातें आई थी उनका खुलासा ये कि सबसे पहले उसके मरने वाले के कफन दफन का जो खर्च है उसी तरीके से माइनस करेंगे। उसके बाद अगर वो मकरूज है, किसी का पैसा बाकी है, उधार लेके मर गया, तो वो अदा करेंगे। नंबर 3, अगर उसने वसीयत की है शरई तरीके के मुताबिक तो उसकी तनफीज करेंगे। और चौथे नंबर पे वो माल अगर बचता है तो वो इस काबिल होता है कि वारिसिन को मुंतकिल किया जा सके। तो जो तरका है, मैयत ने जो छोड़ा है, उसके बारे में ये चार मरलों में फैसला होता है कि ये तरका वारिसिन तक जा सकता है या नहीं। अब तरका को पूरी तरह से स्कैन करने के बाद अब वारिसिन की बारी आती है, उनको स्कैन किया जाता है कि क्या वारिसिन ये तरका लेने के काबिल हैं कि नहीं। तो वारिसिन में भी कई चीज़ें देखी जाती हैं और उसमें एक साथ आपको बताया गया था कि एक होता है अरकान विरासत, यानी उस 3 चीज़ें, यानी मुअर्रिस हो, एक मरने वाला हो, उसको कोई लेने वाला हो, तरका हो, ये 3 चीज़ें होती हैं तभी जाके विरासत तकसीम हो सकती है। उसके बाद आपको बताया गया था कि विरासत के असबाब क्या हैं, एक आदमी का दूसरे आदमी से जो लिंक होता है विरासत का क्यों। इसमें भी 3 चीज़ें बताई गई थी, निकाह है, नसब है, वला है। और इसी तरह से शुरूते विरासत आपको बताया गया था कि विरासत की शर्तें पाई जानी ज़रूरी हैं। उसमें क्या है कि मुवारिस मर चुका हो, वारिस जिंदा हो, और विरासत के जो लिंक्स हैं, जो असबाब हैं, उन सब की नौइयत मालूम हो। और आखिर में आपको बताया गया था मवाने विरासत। कभी कभी ऐसा होता है ये सारी कंडीशन पाई जाती हैं फिर भी विरासत वारिसिन को नहीं मिल सकती है क्योंकि वो किसी वजह से ब्लॉक हो रहे होते हैं। तो किस वजह से वारिसिन पूरी तरह से ब्लॉक हो जाते हैं, वो 3 वजह बताई गई थी आपको। एक ये कि वारिस कत्ल कर दे, जो अपना मोरिस है उसको कत्ल कर दे, और दूसरा है कि उसका दीन अलग हो, और तीसरा है कि गुलाम हो। गुलाम आज गुलामी का दौर नहीं है। ये खुलासा है, इस पर हम दोबारा नहीं दोहराएंगे। ये मैंने चंद लफ्जों में आपको बता दिया कि पिछली क्लास में हमने ये देखा था। आज हम क्या देखेंगे? आज हम ये देखेंगे कि वारिसीन, यानी जो तरका, जो माल वारिसीन को दिया जाना है, ये वारिसीन होते कौन है, यानी किन को देंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि एक आदमी मर गया उसके जितने भी रिश्तेदार खड़े हो जाए, हमको भी दो, हमको दो, नहीं। कुछ लिमिटेड तादाद है, महदूद तादाद है वारिसिन की, उन्हीं को तरका दिया जा सकता है, उनके अलावा दूसरों को नहीं। तो आज हम इंशाल्लाह यही देखेंगे कि वो वारिसिन कौन कौन है जिनको ये तरका जा सकता है। तो आइए हम थोड़ा सा समझते हैं इसको। देखिए ये है वारिसिन, आप समझ लें वारिसिन। वारिसिन, ये वारिसिन हम देखते हैं कि कौन कौन वारिसिन होंगे। तो वारिसिन को याद करना ये एक अहम मसला है कि वारिसिन हमको याद होने चाहिए कि कौन कौन से वारिसिन हैं। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि देखिए पूरा पूरा इल्म मीरास सीखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वारिसिन की लिस्ट हमको याद होनी चाहिए कि कौन कौन वारिसिन हैं। और जब भी हमारे सामने विरासत का मसला आएगा, अगर कोई शख्स वारिसिन की इस लिस्ट से बाहर है तो वो शख्स वारिस नहीं होगा, और जो उस लिस्ट के अंदर हैं वही वारिस हो सकते हैं। उसकी भी अलग अलग शर्तें हैं, लेकिन हम एक साथ, हमारे जहन में बात होनी चाहिए कि कौन कौन लोग हैं जो वारिस हो सकते हैं। तो पूरी तादाद तो काफ़ी ज़्यादा है और उन सबको याद करना मुश्किल होता है, लेकिन याद करने का एक तरीका है जिससे
वारसीन जहन में रहते हैं, वो ये कि वारसीन को हम कई ग्रुप में बांट दें। अगर वारसीन को हम मुनासिब ग्रुप में बांट दें तो उसके बाद जो है वारसीन को याद रखना बहुत ही आसान होता है। तो वारसीन को हम कुल 5 ग्रुप में बांट सकते हैं, 5 ग्रुप। अब वो हम देख लेते हैं 5 ग्रुप। ये वारसीन हैं और इनके कुल 5 ग्रुप हो सकते हैं। पहला ग्रुप है ज़ौजैन। ज़ौजैन यानी मियाँ बीवी, मियाँ बीवी यानी वाइफ हस्बैंड, ये पहला ग्रुप है ज़ौजैन। इसमें कितने लोग आते हैं? इसमें 2 लोग आते हैं। अभी मैं तफसील आपके सामने आगे रखूंगा, अभी सिर्फ ग्रुप देखिए कि कितने ग्रुप हो सकते हैं। तो पहला ग्रुप है ज़ौजैन जिसमें मियाँ बीवी होंगे, और दूसरा ग्रुप है उसूल का। उसूल, उसूल का मतलब यह है कि आदमी के ऊपर वाली नस्ल, जैसे बाप है, दादा है, माँ है, नानी है, दादी है, इसको उसूल कहते हैं। और तीसरा जो ग्रुप है वो फुरू। फुरू, फुरू यानी निचली नस्ल। एक आदमी का बेटा है, बेटी है, पोता पोती वगैरह, ये फुरू। ये हम तफसील अभी आपके सामने ला रहे हैं, सिर्फ ये ग्रुप जहन में रखिए। और चौथा ग्रुप है, ये 4 है, चौथा ग्रुप है हवाशी। हवाशी ये जैसे आपने पढ़ा होगा किताबों पे जो हाशिया लगता है उसको हाशिया कहते हैं। हाशिया चूंकि वो किनारे होता है या नीचे साइड में होता है तो उसको हाशिया कहते हैं। तो ऐसे कुछ रिश्तेदार होते हैं जो किनारे होते हैं, जैसे भाई बहन है, चचा है। तो ये रिश्तेदार चूंकि किनारे होते हैं इसलिए इनको हवाशी कहा जाता है। और 5वें किस्म के जो 5वां जो ग्रुप है वो वला। वला, वला कह सकते हैं। वला यानी एक आदमी किसी को आजाद करता है तो आजाद करने के बाद जो ताल्लुक पैदा होता है उसको वला कहते हैं, ठीक है। लेकिन आज ये ग्रुप मौजूद नहीं है, या वला वाला ग्रुप आज मौजूद नहीं है, यानी गुलामी मौजूद नहीं है। तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं, इसको काट देते हैं, इसको हम नहीं पढ़ते हैं। जो 5वां ग्रुप है इसको हम, इस पे हम डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि गुलामी का दौर है ही नहीं। इसलिए हम जो आज डिस्कस करते हैं वो सिर्फ ये जो 4 ग्रुप हैं इन्हीं पर बात करते हैं। ये जो 4 ग्रुप हैं, ठीक है, ये जो 4 ग्रुप हैं हम इन्हीं पे बात करेंगे। ये जो 4 ग्रुप हैं इन्हीं पे बात करेंगे। तो ये चारों ग्रुपों को हम तफसील से भी देखेंगे। ये पहला ग्रुप ज़ौजैन का, दूसरा उसूल का, तीसरा फुरू का, चौथा हवाशी का। ये जहन में रखें कि सारे वारिसीन इन्हीं चारों में से किसी एक में होंगे। एक बार फिर से देख लें, ज़ौजैन में मियाँ बीवी आते हैं, मतलब जो जोड़ा, वाइफ हस्बैंड। उसूल में कौन कौन आते हैं? ऊपर की नस्ल, जैसे बाप दादा नाना, नाना कह रहे हैं, बाप दादा नानी माँ वगैरह, ऊपर की नस्ल, चाहे मुजक्कर हो या मुअन्नस, मेल हो या फीमेल। और फुरू का मतलब क्या है? फुरू ये फरा की जमा है, इसका माने नीचे, ब्रांच, नीचे, नीचे की नस्ल, जैसे बेटा बेटी पोता पोती वगैरह। और हवाशी क्या है? किनारे के रिश्तेदार, जो अतराफ के रिश्तेदार होते हैं, जैसे भाई बहन वगैरह। ये तो हमने इजमाली तौर पे देख रखा है। ये 4 ग्रुप होते हैं, ये हमको समझना है। अब मसला ये है कि इन चारों ग्रुप में कौन कौन आते हैं। पहला तो आपको मालूम है, ज़ौजैन में सिर्फ 2 ही आ सकते हैं। ये जो ज़ौजैन है, ये इसमें सिर्फ जो है ज़ौजैन में इसमें सिर्फ 2 ही आ सकते हैं। लेकिन ये जो उसूल हैं इसमें कई एक हैं, फुरू में भी कई हैं, हवाशी में भी कई हैं। तो हम आइए थोड़ा तफसील से देखते हैं।
ये जो आपके सामने सफ़ा खुल रहा है, इसको ज़रा ध्यान से देखिए। इसमें सारे वारिसीन मौजूद हैं, यानी जो ग्रुप है, ग्रुप मौजूद है, और ग्रुप के साथ उस ग्रुप में जो जो लोग आ सकते हैं वो सब मौजूद हैं। तो ज़रा इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं ज़ौजैन, ये पहला ग्रुप है ज़ौजैन, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए, ज़ौजैन ये पहला ग्रुप है, ज़ौजैन ये पहला ग्रुप है। इस ग्रुप में कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही आते हैं। ये जो पहला ग्रुप है ज़ौजैन, इसमें कोई मसला नहीं है, इसमें सिर्फ जो है ये देखें आप, ये ज़ौजैन का ग्रुप है, इसमें सिर्फ दो ही आते हैं। कौन कौन? एक ज़ौज अरबी में कहते हैं, और अंग्रेजी में आप कहते हैं हस्बैंड, शौहर, और फीमेल में उसका जो फीमेल है वो ज़ौजा, बीवी, जिसको कहते हैं वाइफ, ठीक है। तो ये ज़ौजैन का ग्रुप है, समझ लीजिए। वारिसिन का पहला ग्रुप है ज़ौजैन, मियाँ बीवी, वाइफ और हस्बैंड। हम आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा जो ग्रुप हमने देखा था उसको भी, यानी उसमें कौन कौन से लोग हैं वो देख लेते हैं। दूसरा ग्रुप है फुरू का, ठीक है। ये दूसरा ग्रुप आप देखें, ये है फुरू, फुरू यानी जो निचली नस्ल है, ठीक है। ये आप देखें, ये दूसरा ग्रुप फुरू, फुरू यानी जो नीचे की नस्ल होती है, यानी बेटा और पोता, बेटी, पोती। अब इसमें कौन कौन आते हैं वो भी आप देख लें। फुरू में यानी निचली नस्ल में कौन कौन आते हैं? ये एक है बेटा, इब्न, ये सबसे पावरफुल रिश्तेदार होता है, वारसीन में बड़ा मजबूत रिश्तेदार होता है ये बेटा। और इसके मुकाबले में जो फीमेल है वो है बेटी। तो फुरू में ये दो हो गए। और इसी तरह से मुजक्कर में, मेल में, इसका बेटा यानी इसका बेटा, इब्नुल इब्न, बेटे का बेटा, ये दूसरा हो गया। और इधर आप आएंगे तो बेटी का बेटा नहीं, बल्कि इसी बेटे का, इसी बेटे की बेटी, यानी जिसको पोती कहते हैं। ये चार हो गए, ठीक है। ये जरा समझे कि फुरू के कुल वारसीन चार हो गए, बेटा, पोता और बेटी और ये पोती। तो इतना आपको याद हो जाना चाहिए। इससे पहले का जो ग्रुप था ज़ौजैन, मियाँ बीवी, उसमें दो थे। तो ज़ौजैन का जो ग्रुप है हमारे जहन, अपनी जहन में बैठा लें, याद कर लें, अभी याद कर लें, यहीं याद कर लें कि ज़ौजैन में पहले ग्रुप में दो लोग हैं। कौन? शौहर, बीवी। अभी दूसरा ग्रुप हम देख रहे थे फुरू, फुरू निचला जो ग्रुप है, इसमें चार हैं। तो चार याद कर लें जहन में अभी से, बेटा, पोता, बेटी, पोती। बहुत ही आसान है, बेटा, पोता, और फीमेल में देख लें बेटी, पोती, ठीक है। तो ये दो ग्रुप हो गया, दो और बचा है। आगे बढ़ते हैं, दो और बचा है, उनको भी हम देख लेते हैं। तीसरा ग्रुप जो हमने ग्रुप बंदी की थी इससे पहले, उसमें जो तीसरा ग्रुप है उसूल का। तीसरा ग्रुप है उसूल का, उसूल, ठीक है। ये उसूल, तीसरा ग्रुप उसूल का है। उसूल किसको कहते हैं? ऊपर की नस्ल। उसूल में कितने हैं कुल? उसूल में भी कुल समझ लीजिए चार हैं। एक है बाप और एक है दादा, यानी ऊपर की नस्ल में बाप, दादा। मेल में आप ये दो याद कीजिए, बाप, दादा। फीमेल में माँ और नानी, यानी माँ की माँ। बाप दादा मतलब बाप और बाप का बाप। और यहाँ पे ये जो है, यहाँ हमने देखा बाप, और ये अबूलब यानी बाप का बाप। और ये इंग्लिश में भी सामने लिखा हुआ है, मैं उर्दू या अरबी में बोल रहा हूँ नाम। और जिन हजरात को इंग्लिश में याद करना है,
ये बाजू में देखिए इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, वो आप अच्छी तरह से जहन में बैठा लें, बल्कि आप लोगों को भी कॉपी कलम लेके बैठना है, और जो चीज़ भी आप नोट कर सकते हैं, आपको लगे कि नोट करना चाहिए, नोट कर लें इसको, ताकि भूले ना। तो ये देखिए उसूल, उसूल यानी ऊपर की नस्ल में बाप दादा हो गया, माँ और नानी। ये क्या है, हमने 4 ही गिना ना, 1 2 3 4, आप देख रहे होंगे कि यहाँ 5वां भी है। तो इसको असल में हम 5वां नहीं गिनते हैं, बल्कि ये जो दोनों हैं, दोनों को हम समझिए एक ही गिनते हैं। इन दोनों को, ये जो दोनों हैं, इन दोनों को असल में एक ही गिना जाता है। ये माँ, माँ की माँ, इसको क्या कहते हैं, माँ की माँ, इसको नानी कहते हैं। माँ की माँ नानी, मॉम्स मॉम, नानी। और ये बाप की माँ, फादर्स मॉम, इसको दादी कहते हैं हमारे यहाँ। फादर्स मॉम यानी दादी, और मॉम्स मॉम यानी नानी। ठीक है, तो इन दोनों को असल में एक ही गिना जाता है, क्योंकि दोनों का हिस्सा मुश्तरका होता है। मुश्तरका यानी एक साथ दिया जाता है। तो ये गर्च यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, लेकिन असल में 2 गिनते नहीं है, क्योंकि इसमें इसको जो भी मिलेगा, अगर ये अकेले होगी तो सब यही ले लेगी, ये होगी तो ये ले लेगी, लेकिन ये दोनों अगर एक साथ में आएंगे ना, तो दोनों का शेयर होगा एक साथ, यानी 50-50 लेंगे। यानी एक हिस्सा इन दोनों का, यानी जो भी हिस्सा इनके खाते में आएगा, या सुदूस आता है, मैं पहले बता देता, 1/6, 1/6 आता है इनके हिस्से में, तो 1/6 में से आधा आधा ये दोनों ले लेंगे। ठीक है, इसलिए इनको एक ही मानते हैं वारिस। कुछ लोग अलग अलग भी मानते हैं, बहरहाल ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आप चाहें तो अलग से भी इसको शुमार कर सकते हैं, 5 बोल सकते हैं, या फिर 4, 4 यानी नानी या दादी। तो ये उसूल में ये 4 लोग हो गए, इनको आप याद कर लें। एक तरफ से देखिए जहन में बैठाएं, बाप दादा, ये चीज अभी आपको याद होनी चाहिए। ये ऐसी चीज नहीं है कि आप इसको स्किप कर दें चल जाएगा, नहीं, ये कभी नहीं। अगर आगे आप इनमें से किसी चीज को भी भूल गए तो आगे थोड़ा सा मुश्किल होगी। इसलिए आप अभी आज की क्लास में ये चीजें याद होनी चाहिए, कभी जहन से ना निकले। तो उसूल में ये जो हमारा तीसरा ग्रुप था वारिसीन का, इसमें बाप है, दादा, माँ, नानी, दादी, अच्छी तरह। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो चौथा ग्रुप था वारिसीन का, हमने कहा था ना कि हम इसको वारिसीन को ग्रुप बंदी कर लेते हैं, ग्रुप में बांट लेते हैं, ताकि याद करने में आसानी हो। इससे पहले 3 ग्रुप हम देख चुके हैं, और ये चौथा ग्रुप हम देख रहे हैं। चौथे ग्रुप में काफी रिश्तेदार हैं, इसलिए जरा इसको ध्यान से देखने की कोशिश करें। इसमें कई रिश्तेदार हैं। सबसे पहले देखें इस चौथे ग्रुप को, जो हम नाम देते हैं वो हवाशी का। हवाशी, यहाँ कोलेट्रल एक इंग्लिश लफ्ज लिखा हुआ है, जिसका माना होता है हम पहलू, यानी जो बगल में हो। और इसको एक सिबलिंग भी कहते हैं, एक दूसरा जो वर्ड है इंग्लिश में सिबलिंग भी कहते हैं। बहरहाल इसको अरबी में या उर्दू में हवाशी कहते हैं। अतराफ भी कहते हैं, किनारे के रिश्तेदार, जैसे भाई, चचा या उनके बच्चे वगैरह। तो इसमें कई लोग हैं। तो इनके इसमें जो जो लोग हैं उनको याद करने का तरीका ये है कि इसको आप सबसे पहले 2 ग्रुप में बांट लें। एक ग्रुप है इसका, यहाँ पे देखें आप, उखुआ, भाई लोगों का। और दूसरा ग्रुप उमूमा यानी चचा लोगों का। ये देखिए आप, इसको 2 ग्रुप में आप बांट लें इसको, यानी जो हवाशी का ग्रुप है उसके भी 2 ग्रुप ध्यान में रहे। देखिए, उखुआ और उमूमा, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। ये उखुआ, यहाँ पे देखिए, उखुआ यानी बरदर्स, और उमूमा यानी अंकल, चचा लोग। तो ये 2 ग्रुप में इनको बांट लें। अब उखुआ का जो ग्रुप है ना, उनको हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन आते हैं। ठीक है, तो पहला जो ग्रुप है वो देख लेते हैं, उखुआ में कौन कौन आते हैं। तो उखुआ में यहाँ देखिए लिखा ऑल ब्रदर्स, हर तरह के भाई, हर तरह के भाई। अब विरासत जिन भाइयों की मिलती है वो कुल 3 तरह के भाई होते हैं, और हकीकत में जो भी भाई का रिश्ता होगा वो 3 तरह का हो सकता है। अगर
दोनों भाइयों के माँ बाप एक ही हों, दोनों के माँ बाप एक ही हों, तो ऐसे दो भाइयों को कहते हैं अख शकीक, फुल बर्दर, अख शकीक कहते हैं, क्योंकि दोनों के माँ भी एक हैं और दोनों के बाप भी एक हैं, इसको अख शकीक कहते हैं। ठीक है, ये देखें आप, अख शकीक, अख शकीक। और अगर दोनों भाइयों के बाप एक हों और माँ अलग अलग हो तो उसको अखले अब कहते हैं। यानी एक आदमी ने दूसरी शादी किया, एक शादी थी उसकी, एक और शादी कर लिया, तो दोनों बीवियों से लड़के पैदा हुए उसके, तो दोनों जो लड़के होंगे आपस में भाई होंगे, लेकिन उसको कहते हैं बाप शरीक भाई, यानी दोनों का बाप एक है लेकिन माँ अलग अलग है। और तीसरी किस्म का जो भाई होता है उसको अखले उम कहते हैं, अखले उम, यानी एक औरत, ये देखिए अखले अब कब होता है, जब बाप दो शादी करे और फिर दोनों बीवियों से बच्चे पैदा हों तो वो दोनों आपस में बाप शरीक भाई होते हैं। लेकिन जब माँ दो शादी करे, यानी दो शादी एक साथ तो माँ नहीं कर सकती, औरत नहीं कर सकती है, लेकिन अगर शौहर मर गया या उससे तलाक हो गई, उसके बाद औरत ने दूसरी शादी किया, तो दोनों शौहर, इसके दो शौहर हो गए ना, पहले एक शौहर था एक बाद में शौहर, तो दोनों शौहरों से एक एक लड़का पैदा हुआ, तो दोनों के बाप तो अलग अलग है लेकिन माँ तो एक ही है, तो एक ही माँ के दो बेटे हैं, बाप दोनों का अलग अलग है, तो इनको कहते हैं माँ शरीक भाई। तो ऐसे दो भाइयों को कहते हैं माँ शरीक भाई। तो ये आल बर्दर याद कर ले, हवाशी में अतराफ में तीनों किस्म के भाई रिश्ते, तीनों किस्म के भाई वारिस होते हैं। और फिर बाजू में जाके ये देख लें कि इनमें से जो इसका हर तरह के जो भाई हैं, हर तरह की बहन भी वारिस होती है। जैसे अक्षकीक है फुल बर्दर, सगा भाई, तो सगी बहन भी हो सकती है, फुल सिस्टर, यानी ऐसी बहन, ऐसी दो बहनें जिनके माँ भी एक हो, जिनके बाप भी एक हो, जिनकी माँ भी एक हो, और ऐसे बहन भी हो सकती है, जैसे भाई हो सकता है अखले अब, तो ऐसे अगर भाई अखले अब हो सकता है तो बहन भी हो सकती है उख्तले अब, यानी ऐसी बहन, ऐसी दो बहनें कि जिन दोनों का के बाप एक हो और माँ अलग अलग हो। और इसी तरह से ये उख्तले यानी माँ शरीक बहन भी हो सकती है, यानी दो ऐसी बहनें जिन दोनों की माँ एक हो और बाप अलग अलग हो। तो ये उखुवा, ऑल ब्रदर ऑल सिस्टर, ये ध्यान में रखें। तो ये देखिए इसमें 6 हो गए ना, 6 को याद करना थोड़ा मुश्किल होगा, आप ऐसे देखेंगे, लेकिन आप ये ध्यान में रखें ऑल ब्रदर ऑल सिस्टर। यहाँ इधर अरबी में लिखा अल-अख मिन जमील जिहाद, हर तरह का भाई, अल-उख्त मिन जमील जिहाद, हर तरह की बहन। तो ये एक एक जो सेंटेंस है ना ऊपर, ये एक जुमला है, एक जुमला आप याद किए तो समझो तीनों याद हो गया, और ये एक जुमला याद किए तो समझो आपको ये तीनों याद हो गया। तो आप कहें ऑल ब्रदर तो गोया कि आप तीन को याद कर रहे हैं, सगा भाई, बाप शरीक भाई, माँ शरीक भाई। आप कहते हैं ऑल सिस्टर तो आप तीनों को याद कर रहे हैं, सगी बहन, बाप शरीक बहन और माँ शरीक बहन। और थोड़ा सा नीचे उतरेंगे तो ये जो दो टाइप के भाई हैं, अख शकीक और अखलियत, इसको जरा देखें ध्यान से। ये जो दो तरह के भाई हैं, अख शकीक और ये आप देखें, ये जो अख शकीक है और ये जो अखलेब है, ये सिर्फ दो, सिर्फ दो। इन दोनों के बेटे, यहां लिखा है इब्नुल अख शकीक, यानी सगे भाई का बेटा, सगे भाई का बेटा। तो ये जो सगा भाई है ना, इसका बेटा, और ये जो बाप शरीक भाई है इसका बेटा, इब्नुल अख शकीक सगे भाई का बेटा, और इब्नुल अखलेब बाप शरीक भाई का बेटा। तो ये दोनों क्या है, वारिस होंगे। तो ये जो हमने शुरू में बांटा था ना ग्रुप, हमने कहा था कि इसको ग्रुप में बांट लेते, तो ये उखुआ ब्रदर्स का ग्रुप था, तो ब्रदर्स के ग्रुप में ये 6 7 8 लोग आ गए। ऑल ब्रदर 3 ही हो गए, ऑल सिस्टर 3 ही है, 3 दूना 6, 6 हो गए, और फिर ये जो सगा भाई है उसका बेटा, और ये जो बाप शरीक भाई उसका बेटा, तो 6 7 8, 8 लोग हो गए। तो हवाशी का जो पहला ग्रुप था, जेली ग्रुप, ये जो हवाशी पूरा बड़ा ग्रुप है, और ये छोटा ग्रुप अंदर भी जो हमने ग्रुपिंग किया, तो उखुआ में ये जो है 6 7 8 लोग आ गए।
अब हम नीचे चलते हैं और इसका जो दूसरा ग्रुप हमने कहा था कि एक और ग्रुप बना लेते हैं, उसको भी देखते हैं, उमूमा का यानी चचा लोगों का ग्रुप। तो चचा का ग्रुप देखिए, अम अशकीक चचा। अब इसमें 4 ही लोग हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, याद करना आसान है। चचा में अम शकीक सगा चचा और अम ले अब बाप शरीक चचा। ये क्या है, ये मैं इंशाल्लाह अभी आपको समझा देता हूँ, आप परेशान ना हो कि ये सगा चचा क्या होगा और बाप शरीक चचा क्या होगा, इंशाल्लाह इसको भी समझा देते हैं अभी। और इब्नुल अम अशकीक इसी का, ये जो है सगा चचा है, इसी का बेटा है। ये देखिए आप, सगा चचा बाप शरीक चचा। तो सगा चचा का जो बेटा होगा वो इब्नुल अख शकीक होगा, वो इब्नुल अम शकीक होगा, इब्नुल अम शकीक यानी इसका बेटा इब्नुल अम शकीक, और इसका बेटा ये होगा इब्नुल अम लिअब। यहां तक देखिए लिस्ट खत्म हो जाती है। ये पूरी असल में लिस्ट है वारिसीन की, ये पूरा मैंने आपको दिखा दिया है। और इसको अगर आप एक साथ देखना चाहें तो देख सकते हैं, ये एक साथ देख सकते हैं आप, ये एक ही पेज पे सब मौजूद है। आप एक नजर फिर से डाल लें एक साथ, इसको एक नजर डाल लें एक साथ इस पे। ये जो 4 ग्रुप हमने बनाए थे ना शुरू में, 4 ग्रुप क्या था, एक ज़ौजैन का, दूसरा फुरू का, तीसरा उसूल का, चौथा हवाशी का। तो ये जो इतने सारे वारसीन हैं, इनको अगर एक तरह से याद करेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगी, तो आप ये 4 ग्रुप में सबको बांट लें। यानी ये ज़ौजैन का ग्रुप, फुरू का ग्रुप, उसूल का ग्रुप, हवाशी का ग्रुप। अब यहां से देखते चले, ज़ौजैन के ग्रुप में 2 हो गए, शौहर और बीवी। अभी दूसरे ग्रुप में आ जाए फुरू, फुरू में 4 हो गए, बेटा पोता बेटी पोती। और उसूल में आ जाए बाप दादा माँ नानी दादी। हवाशी में आ जाए ऑल ब्रदर, हर तरह का भाई, यानी बाप सगा भाई, बाप शरीक भाई, माँ शरीक जो है भाई। और बहन में आ जाए हर तरह की बहन, यानी सगी बहन, बाप शरीक बहन, माँ शरीक बहन। और इसी तरह से चचा में आ जाए सगा चचा और बाप शरीक चचा। और इसी तरह से सगे चचा का बेटा और बाप शरीक चचा का बेटा। ये सारे वारिसीन आपके सामने रख दिए गए हैं। और अब इसको अच्छी तरह से आपको याद करना है। ये सारे वारिसीन आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद होने चाहिए। आज की क्लास में हम सिर्फ इन्हीं वारिसीन ही को देखेंगे। वारिसीन की फहरिस्त मैंने आपके सामने रख दी है। थोड़ी सी चीज इसमें एक रह गई है, वो ये कि इनके रिश्तों को थोड़ा समझना है। वो अभी हमारे पास वक्त है, मैं आपको समझा देता हूँ। लेकिन उससे पहले फिर आपको एक वालेकुम। बार याद दहानी करा दूं तो वालेकुम याद। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शेख, ये जो है ना हवाशी के बारे में और आप फरमाए। हाँ हाँ, हवाशी के बारे में नहीं समझ में आया आपको? हाँ, देखिए मैं सारे रिश्तों को दोबारा समझा देता हूँ। अभी तो मैंने आपको आपके सामने लिस्ट रखा ना कि सारे जो वारसीन है उसको 4 ग्रुप में बांट ले। 4 में ज़ौजैन, उसूल, ज़ौजैन, फुरू, उसूल, हवाशी, 4। ये 4 ग्रुप हैं सारे वारसीन के 4। अब जब 4 ग्रुप हो गए ना, तो हर ग्रुप के वारसीन को आपके याद रखें। ज़ौजैन में 2 हैं, फुरू में 4 हैं, उसूल में भी 4 है, या आप 5 कह लें। और इसी तरह से हवाशी में आप इसके 2 ग्रुप कर लें हवाशी के, एक उखुवा यानी भाई लोगों का ग्रुप, और दूसरा उमूमा यानी चचा लोगों का ग्रुप। अब भाई लोगों के ग्रुप में जो हर तरह का भाई 3 भाई हो गए, हर तरह की बहन 3 बहनें होगी, 6 हो गए। और फिर सगे भाई और बाप शरीक भाई, इन दोनों का बेटा, तो 6 7 8। तो ये हो गया उखुवा का ग्रुप। और चचा लोगों के ग्रुप में आए सगा चचा बाप शरीक चचा, इन दोनों को बेटे 4 ही हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको जबानी याद कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि रिश्ते का मतलब क्या है, थोड़ा सा शुरू से समझा देता हूँ। यानी आज की एक क्लास का दूसरा पार्ट है कि हम आपको ये बता देते हैं कि रिश्ते को कैसे समझना है। तो आप स्क्रीन पर जरा ध्यान दें, मैं आपको समझाता हूँ। तो आइए देखिए, आज की क्लास की ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने आपको बता दिया कि कौन कौन वारसीन होंगे। अब जरा इसको हम समझ लेते हैं, यानी इन वारसीन को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं।
सबसे पहले तो हमने जो ग्रुप देखा है वो ज़ौजैन का है, यानी मियाँ बीवी का है। ये पहला ग्रुप जो हमने देखा है ये मियाँ बीवी का ग्रुप। अब ये तो सब जानते हैं, मेरे ख्याल से इसको समझाने की जरूरत नहीं है। शौहर किसको कहते हैं, बीवी किसको कहते हैं, ये सबको पता है, ये समझाने की जरूरत नहीं। इसको हम स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा ग्रुप था जो वारिसीन का, वो था फुरू, फुरू का ग्रुप, ठीक है, फुरू। और ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा समझाने की जरूरत है। फुरू क्या है? ये फुरू असल में फरा की जमा है। एक इसका जो सिंगुलर जिसको कहते हैं ना वाहिद, तो वाहिद ये है फरा। फरा का माना क्या होता है? फरा का माना होता है ब्रांच, यानी निचली नस्ल, इसको फरा कहते हैं। तो ये फरा है वाहिद, और यही उसकी जमा है, फरा यानी फुरू। अब इसमें 4 लोग आपको बताए गए थे, उनको हम देख लेते हैं चारों क्या। एक था बेटा, तो बेटा तो मेरे ख्याल से सबको पता है बेटा किसको कहते हैं, बेटा कोई मसला नहीं है। ये बेटा, इब्न इसको कहते हैं बेटा। तो बेटे का रिश्ता क्या होता है मेरे ख्याल से समझाने की जरूरत नहीं है। और इसी तरह से ये इसके साथ में थी बेटी, बिन्त इसको कहते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखें, ये जो हम फराइज पढ़ेंगे ना, तो इसके जो वारिसिन के जो नाम है, अगर आप अंग्रेजी से पढ़ रहे हैं यानी इंग्लिश जबान से पढ़ रहे हैं तो भी, और उर्दू में पढ़ लें तो भी, ये नाम आपको हर हाल में याद होना चाहिए, अरबी वाला भी। ये कुरान के नाम है, कुरान की दी हुई नाम है इब्न बिन्त। तो कुरान की आयतों में यही वर्ड मेंशन होते हैं, इसलिए ये इस वर्ड के साथ नाम याद होना चाहिए। जैसे इब्न को आप बेटा कह लें उर्दू में, इंग्लिश में आप सन कह लें, ठीक है, लेकिन इब्न, लफ्ज इब्न, ये वर्ड भी आपको याद होना चाहिए कि कुरान ने कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया है, वरना इसके बगैर आप दलील नहीं दे पाएंगे, ना दलील समझ पाएंगे। अगर आप सिर्फ सन से याद करेंगे ना, सन इंग्लिश में, तो आप जो दलील है कुरान की उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे विरासत के मसाइल पर। इसलिए गर्चे आप उसको दूसरी जबान में पढ़ें, लेकिन कम से कम ये जो अल्फाज हैं, रिश्तों के जो नाम है, वो आपको याद होनी चाहिए अरबी में भी। तो ये इब्न है, और इब्न मेरे ख्याल से सबको मालूम है, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं। ये इब्न, इब्न हर कोई समझता है, बिन्त भी हर कोई समझता है। पोता क्या है वो समझ ले, बेटा बेटा हो गया, पोता क्या उसको समझते हैं, पोता किसको कहते हैं वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो पोता हम समझ लेते हैं। तो ये फर्ज कीजिए एक मईत, अल मईत, ये कोई मरने वाला है जिसकी जायदाद को बांटना है, ये है एक मईत, ठीक है। ये मईत है और इसका है एक बेटा, ये देखें एक बेटा, ठीक है। तो ये आदमी मर गया है, इसकी जायदाद बांटनी है, और इसी का है ये एक बेटा। अब इस बेटे का भी एक बेटा, इसका भी एक बेटा, ये जो मरने वाला ना, ये कोई भी इसका नाम समझ ले, इसका था ये बेटा। अब इस बेटे का भी बेटा इब्न, इस बेटे का बेटा, इसी को कहते हैं पोता, ठीक है। ये पोते का रिश्ता समझिए, ये बेटा है और ये है पोता। तो ये मरने वाला है, मरने वाले का बेटा, तो इसका अपना बेटा होगा। इस बेटे का अगर कोई बेटा हो तो वो है पोता, ठीक है। और इसी को हमने यहाँ पे देखा था, ये बेटा, ये जो हमने पोता लिखा ना, ये पोता, इस पोते को आप समझिए, ये पोता क्या चीज है इसको आप समझिए। तो ये देखिए आप, बेटा और पोता। और बेटी और पोती, बेटी क्या है इसी की, ये आप देखें, इसकी अगर एक बेटी हो, बिन्त इसको कहते हैं, बिन्त, ये है बेटी, मरने वाले की बेटी। तो बेटी का रिश्ता समझने में भी कोई दिक्कत नहीं है, हर कोई जानता है बेटा किसको कहते हैं और बेटी किसको कहते हैं। इन दोनों में कोई मसला नहीं होता है समझने के एतबार से, यानी हर कोई समझ सकता है बेटी क्या है। अभी देखें आप, ये
यानी ये बेटा, बेटा समझने में कोई दिक्कत नहीं है, हर एक के समझ में आ जाएगा बेटा। और ऐसे ही बेटी, बेटी का मसला भी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बेटी कौन है? बेटी। लेकिन हमने उसमें विरासत में जो चार्ट हमने आपको बताया था उसमें एक रिश्ता ये भी था कि बिनतुल इब्न, पोती, पोती किसको कहेंगे? अब आप यहाँ पे जरा गौर से देखिए कि, आप जरा गौर से देखिए यहाँ पे, ये जो मैयत है, ये मैयत का बेटा है और यहाँ पे पोता है, तो ये है बेटी। तो अभी किसी के जहन में आ सकता है कि जैसे बेटे का बेटा ये हो गया पोता, तो ऐसे बेटी का बेटा बेटी हो जाएगी पोती। तो ये गलत है, जरा इस रिश्ते को आप समझने की कोशिश कीजिए, जरा ध्यान इस पे दीजिए। इसका अगर हम बेटा लिख दें ना तो मसला गलत हो जाएगा। मसला यहाँ पे अगर हम लिख दें, क्या है? बिन्त, ये। तो यहाँ पे देखिए, आप जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बेटे का बेटा ये था पोता, बेटी की बेटी ये पोती नहीं है, ये याद ध्यान रखिए, ये पोती नहीं है। बेटी की बेटी ये पोती नहीं है। फिर बेटी की फिर जो है पोती कहाँ है? पोती असल में यहाँ है, ये है ना, ये बेटा। इस बेटे की अगर कोई बेटी होगी तो इसको कहेंगे पोती। ये देखें आप, ये बेटी, तो ये बेटी का, बेटे का जो बेटा होगा ये पोता होगा, और बेटी की जो, बेटे का जो बेटी होगी उसे कहेंगे पोती। लेकिन ये जो बेटी है इसकी औलाद असल में वारिस नहीं बनती है, ये जहन में रख के समझे। एक मरने वाले की जो बेटी है, बेटी के बाद ये सब ब्लॉक हो जाते हैं, ये सब दूसरे खानदान के होते हैं, इसलिए ये वारिस नहीं होते। हाँ देखिए, मैं ये कह रहा था कि बेटी का जो बेटा, मैयत का जो बेटा है उसका बेटा पोता होगा, तो बेटे ही की जो बेटी होगी, बेटे की बेटी वो पोती कहलाएगी। तो ये जो बेटी है ये तो वारिस होगी, लेकिन इसकी जो निचली नस्ल है ना ये वारिस नहीं होगी, ये ध्यान में रखें कि ये वारिस नहीं होगी, ये समझना बहुत जरूरी है। वरना अगर इसे आपने वारिस समझ लिया तो पूरा मसला गलत हो जाएगा। ये वारिस नहीं है। तो ये पोती का मसला समझ लिया, बेटा पोता, यानी फुरू में मैं आपको समझा रहा था बेटा किसको कहते हैं, बेटी की ये तो हर कोई जानता है, लेकिन पोता किसको कहते हैं वो आपको मैंने समझाया कि पोता बेटे का बेटा, और पोती, पोती इसी बेटे की बेटी। पोती कौन? इसी बेटे की ये बेटी, यही होगी पोती। ना ये कि यहाँ पे ये बिंतुल बिंत नहीं, ये पोती नहीं कहलाएगी, ये तो बेटी की बेटी हो जाएगी, पोती नहीं की, ये तो नेवासी कहलाएगी। नेवासी, इसको पोती नहीं कहते, नेवासी कहते हैं। पोती यहाँ रहेगी, यानी जो मरने वाले का जो बेटा है ना, मुजक्कर मेल जो उसकी औलाद है, उसी की औलाद में बेटा और पोती होते हैं। इधर होते हैं, इधर बेटा, इधर ना तो पोता होता ना पोती, इधर बेटी होती है, और बेटी का है तो नेवासा होता है या नेवासी, और ये फैमिली चेंज हो जाती है, यानी इसकी जो विरासत है ना वो इधर ही उतरेगी, इधर ही। और यहाँ पे बेटी तक तो आएगी विरासत, लेकिन आगे नहीं जाएगी, आगे पूरा चैन ब्लॉक है, क्योंकि ये फैमिली चेंज होती है, बड़ा खानदान चेंज होता है यहाँ पे। क्योंकि ये बेटी क्या है, मरने वाले के तो अपना खून है, बेटी है, लेकिन फिर इसकी शादी होती है तो ये इस घर से निकल जाती है बाहर, तो कहीं और जाती है ना, तो ये जो निचले इसकी औलाद है इन सब का हिस्सा वहां मिलने लगता है। जिस घर में जाके इनकी शादी होती है, इस लड़की की शादी जाऊंगी, वहां इसके बच्चों का हिस्सा मिलेगा, यहां से इनका हिस्सा कट जाता है। तो चूंकि ये बेटी आगे जाके शादी होकर दूसरा घर बसाती है, तो दूसरे घर में इसके बच्चों को हिस्सा मिलता है, यहां से सिर्फ इसे मिल सकता है। लेकिन ये जो है बेटा, बेटा कहीं शादी होकर कहीं और नहीं जाता है, ये अपने, ये जो है यहीं रहता है, तो इसकी जो फैमिली है बेटा, ये भी कहीं नहीं जाते, इसलिए बेटे को मिलेगा। और ये पोती, ये भी समझिए यहीं की है, इसलिए इसको मिलेगा पोती को। लेकिन यहाँ पे भी ध्यान में रखें, पोती की जो अपनी औलाद होगी उसका हिस्सा भी, ये जो पोती की जो अपनी औलाद होगी यहाँ पे, तो ये समझिए ब्लॉक है, क्योंकि इसकी जहाँ शादी होगी वहां इसकी औलाद मिलेगी। लेकिन ये जो बेटा है, ये यहाँ भी अगर कोई बेटा हो तो वो भी वारिस हो सकता है,
किसका वारिस हो सकता है? ये इसका 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 अपने दादा का, ये बाकायदा अपने परदादा का वारिस हो सकता है। इसका यहाँ पे भी इसका कनेक्शन जुड़ सकता है। यानी एक आदमी मर गया, उसका बेटा नहीं है, पोता भी नहीं है, पड़पोता है, ये भी वारिस हो सकता है इसका। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आमतौर से एक दो नस्ल रहती है, इतनी लंबी उम्र नहीं होती है। ये नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में होता था, आजकल ऐसा नहीं होता। लेकिन ये नस्ल आगे नहीं बढ़ सकती, आगे जो बढ़ेगी वो वारिस नहीं होगी। ठीक है, तो ये बेटा मैंने आपको समझा दिया, पोता समझा दिया, पोती, तो ज़ौजैन हो गया, फुरू हो गया। अब आइए हम देखते हैं उसूल के रिश्तों को समझते हैं। उसूल, अब उसूल में बाप, दादा और माँ और नानी और दादी, तो इसको जरा समझिए। यहां भी हम वैसे ही मिसाल लेते हैं कि एक आदमी है मय्यत, यानी मरने वाला। ठीक है, एक आदमी है मरने वाला, यानी ये मर गया। अब इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, क्योंकि हमें ऊपर बढ़ना है, तो नीचे लिख देते हैं। ये अल मय्यत, मरने वाला, ये मरने वाला है। अब इसका है, यहाँ पे देखिए, इसका है बाप, यहाँ पे लिखते हैं अब इसका बाप और इसका बाप, यहाँ पे तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये मरने वाला है, मरने वाला का ये बाप है और बाप का बाप, ये सब वारिस होते हैं। एक आदमी मर गया, उसका बाप है, ये भी वारिस होगा, और बाप का बाप है, ये भी वारिस होगा। ये दोनों एक साथ रहेंगे तो कौन वारिस होगा, ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल इतना ध्यान में रखें कि ये दोनों वारिसीन में शुमार होते हैं, मरने वाले का बाप और मरने वाले का दादा। तो दादा का रिश्ता समझ में आ गया। अभी मरने वाले की माँ और मरने वाले की नानी को समझिए। मरने वाले की माँ, मरने वाले की माँ का मतलब ये कि ये मरने वाला है और ये है उसकी माँ। ठीक है, और इसकी भी माँ, इसको कहते हैं, इसकी भी माँ ये नानी। तो ये मरने वाले की माँ, ये हो गई माँ और ये हो गई नानी। तो उसूल में ये नानी का रिश्ता समझिए, यानी मरने वाले की माँ और इस माँ की माँ, इसको नानी कहते हैं। दादी भी हमने कहा था ना, दादी, मरने वाले का जो बाप है, बाप की माँ ये दादी कहलाएगी। ठीक है, मरने वाले का जो बाप है उसकी जो माँ है वो दादी कहलाएगी। ये जो बाप है इसकी अगर माँ हो तो ये दादी कहलाएगी और इसको भी हिस्सा मिलेगा। दादी यहाँ है, दादी का रिश्ता समझिए। ठीक है, नानी यहाँ है, दादी यहाँ है, इसको जरा समझने की कोशिश करें। ये देख रहे हैं आप, जो शुरू में कहा था दोनों को हम जो है अलग अलग गिनते हैं या एक साथ गिनते हैं, तो ये दोनों को समझें आप। यहाँ पे है नानी, यहाँ पे है नानी, ये है नानी, और यहाँ पे है दादी, दादी, ये बाप की माँ दादी, और ये क्या है, ये मरने वाले की माँ, और मरने वाले के माँ की माँ नानी, मरने वाले के बाप की माँ दादी। तो मरने वाले का बाप भी वारिस होता है, मरने वाले की माँ भी वारिस होती है, मरने वाले के माँ की माँ वारिस होती है, और मरने वाले के बाप की माँ भी वारिस होती है। तो ये रिश्ता समझ में आ रहा है? मरने वाले के ये दादी है और ये नानी है। और अभी रह गया हवाशी। ये उसूल की भी मैंने समझा दिया। हवाशी, हवाशी में ये, इसको समझने के लिए इस तरह से समझें आप। हवाशी का थोड़ा सा इसमें मुश्किल हो सकती है हवाशी का रिश्ता समझने में, तो हम इसको मिसाल से समझते हैं। हवाशी, हवाशी यानी किनारे के रिश्तेदार।
تو ہم اس کو دیکھیے فرض کرتے ہیں کہ ایک شخص ہے، فرضی نام ہے، میں ایسے نام لکھ رہا ہوں لیکن اس کو آپ فرضی نام سمجھیں. یہ ایک نبی کا نام لکھنے جا رہا ہوں لیکن آپ یہی سمجھیں کہ یہ فرضی نام ہے. یہ یعقوب، 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 یعقوب ایک نام ہے. ہم فرض کرتے ہیں کہ یعقوب کی شادی ہوئی راحیل سے. راحیل، راحیل ایک عورت ہے. اور اسی طرح سے یعقوب کی ایک اور شادی ہوئی تھی لیعہ سے. لیعہ، ٹھیک ہے. اب یعقوب کی شادی جو ہوئی ہے راحیل سے، تو ان دونوں سے ایک اولاد ہوئی، ان دونوں سے، ٹھیک ہے. ان دونوں سے ایک اولاد ہوئی جس کا نام ہے یوسف. یہ یہاں تک دیکھیں کچھ نام میچ بھی کرتے ہیں. حقیقت میں یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے یوسف اور ان کی ماں تھی راحیل. تو ہم حواشی میں بات کریں نا، حواشی میں سگا بھائی اور باپ شریک بھائی اور ماں شریک بھائی وہ ہم سمجھیں گے انشاءاللہ. تو یہ یوسف ہے اور انہی دونوں سے، یعنی یہ یوسف کا دیکھیے یہ ماں ایک ہے باپ ایک ہے. یوسف علیہ السلام باپ کون ہے؟ یعقوب. ماں کون ہے؟ راحیل. انہی کا ایک بھائی اور تھا بنیامین، ٹھیک ہے. یہ بنیامین دیکھیں آپ، انہی کا ایک بھائی اور تھا. تو ان دونوں کی یعنی یوسف کی ماں بھی ایک ہے، بنیامین کی ماں بھی ایک ہے. یوسف کا باپ یعقوب ایک ہے اور بنیامین کا باپ یعقوب. ان دونوں کی ماں بھی ایک ہے اور دونوں کا باپ بھی ایک ہے. تو اس لیے ان دونوں کو کیا کہیں گے؟ سگے بھائی. ان دونوں کو کیا کہیں گے؟ سگے بھائی. الاخ الشقیق، سگا بھائی بولیں گے، الاخ الشقیق، ٹھیک ہے. اب الاخ اب کیا ہے وہ دیکھیں آپ. یہ فرض کیجئے کہ یعقوب کی ایک اور شادی ہوئی تھی لیعہ سے. یہ راحیل ان کی ایک بیوی ہے، یعقوب کی ایک دوسری بیوی ہے لیعہ. پھر اب ان سے بھی یعقوب اور لیعہ ان دونوں سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام ہے یہودا. یہودا. اب دیکھیے یہاں پہ میں تھوڑا سا کلر کر کے بتا دیتا ہوں. یہ دیکھیں آپ، یہ جو دونوں بھائی ہیں نا سگے بھائی، اخ شقیق. اب یعقوب کی شادی لیعہ سے ایک اور عورت سے ہوئی تھی. اب اس عورت اور یعقوب سے جو لڑکا پیدا ہوا اس کا نام یہودا ہے. تو یوسف اور بنیامین یہ دونوں سگے بھائی ہیں، لیکن یہودا اور یوسف یہ دونوں باپ شریک بھائی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان دونوں کا باپ ایک ہے. یوسف کا باپ بھی یعقوب، یہودا کا باپ بھی یعقوب، لیکن یوسف کی ماں راحیل ہے اور یہودا کی ماں لیعہ ہے. اس لیے ان دونوں کی چونکہ ماں الگ الگ ہے لہذا یہ باپ شریک بھائی ہیں. اب فرض کیجئے، یہاں پہ صرف فرض کر لیجئے کہ جو لیعہ خاتون ہے نا، ان کی شادی ایک اور مرد سے ہوئی تھی. فرض کرنا ہے صرف، بس. میں نہیں کہتا ہوں یہ سارے رشتے حقیقت میں ہیں. یعقوب کا رشتہ حقیقت میں ہے، یوسف، بنیامین، یہودا یہ بھی حقیقت میں ہے. لیعہ بھی ملتا ہے تاریخ میں حقیقت میں، راحیل بھی حقیقت میں. یہ ہارون میں فرض کر رہا ہوں. یہ لیعہ کی مان لیجئے ایک اور شوہر سے شادی ہوئی تھی، ایک اور آدمی سے، اور پھر لیعہ اور ہارون ان دونوں سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام راشد سمجھ لیں. راشد، یہ راشد. تو اب یہ راشد اور یہودا کے بیچ میں جو رشتہ ہے نا، یہ ہے اخ لام کا. کیونکہ ان دونوں کی ماں ایک ہے لیعہ، لیکن دونوں کا باپ الگ ہے. یہودا کا باپ یعقوب اور راشد کا باپ ہارون. تو یہ ہے حواشی میں جو اخ لام ہے، اخ شقیق ہے. اب یہاں پہ دیکھیں ان دونوں کو اخ شقیق ہے، اخ شقیق کہیں گے. اور یہ جو دونوں یہودا یوسف ہیں ان کو کیا کہیں گے؟ ان کو اخ لاب کہیں گے. اور یہ جو ہے یہودا اور راشد ان کو کہیں گے اخ لام، یعنی ماں شریک بھائی. ٹھیک ہے. تو یہ جو بھائی سوال کر رہے تھے کوئی بھائی
پوچھ رہے تھے، سوال کر رہے تھے کہ حواشی سمجھائیے، تو ذرا اس نقشے پہ آپ نگاہ ڈالیں گے تو حواشی انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا، ذرا اس پہ دھیان دیجئے۔ تو حواشی، تو اس میں نے تینوں بھائیوں کو سمجھا دیا، یہ دونوں سگے بھائی، اور یہ بنیامین یوسف سگے بھائی، اور یوسف یہودا باپ شریک بھائی، اور یہودا راشد ماں شریک بھائی، یہ سمجھ میں آ گیا۔ اب حواشی میں یہ بھی تھا نا کہ اخ شقیق بھائی کا بھی رشتہ، اخ شقیق کا بیٹا وارث ہوتا ہے، اور ایک منٹ اس کو مٹا دیتے ہیں۔ ہاں اب دیکھتے ہیں جو ابن الاخ شقیق حواشی میں لکھا اس کا کیا مطلب۔ تو یہ دیکھیے بنیامین اور یوسف دونوں بھائی ہیں، اب اگر بنیامین کا کوئی لڑکا ہو، ٹھیک ہے، یہ ہم کلر بدل دیتے ہیں آسانی ہو، بنیامین کا کوئی لڑکا ہے، بنیامین کا کوئی لڑکا مان لیجیے ابراہیم، یہ ابراہیم کوئی لڑکا ہے، بنیامین کا ایک لڑکا ابراہیم، تو ابراہیم یوسف کے لیے کیا ہوا، یہ ابن الاخ الشقیق ہوا۔ یہ جو یوسف ہے، یوسف کا مان لیجیے اگر انتقال ہوتا ہے، یوسف کا اگر انتقال ہوتا ہے اور کوئی وارث نہیں ہے قریبی، تو بنیامین بھی نہیں ہے تو اس کا بیٹا وارث ہو سکتا ہے۔ تو یوسف کے لیے جو ابراہیم ہوگا وہ ہوگا ابن الاخ الشقیق، اور اگر یہودا کا کوئی مان لیجیے بیٹا ہے، یہودا کا ابراہیم، اور یہودا کا بیٹا کوئی بھی مان لیجیے خالد لکھ دیتے ہیں ہم، خالد، تو یہ خالد جو یوسف کا اس سے رشتہ کیا ہوگا، یہ خالد کا بیٹا ہوگا ابن الاخ لاب، باپ شریک بھائی کا بیٹا۔ تو ابراہیم جو ہے یہ یوسف کا کون ہوگا، ابن الاخ الشقیق، اور یہودا کا جو بیٹا ہوگا خالد وہ یوسف کے لیے ابن الاخ الاب، ٹھیک ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم، جو حواشی میں نچلا جو گروپ تھا چچا، تو چچا کا یہ یوسف کا بھی ایک بیٹا ہم مان لیتے ہیں محمد۔ تو نیچے تھا کہ چچا بھی سگا چچا، باپ شریک چچا، اور سگے چچا کا بیٹا باپ شریک چچا۔ تو سگا چچا کیا ہے، تو دیکھیں یوسف کی مثال لیجئے، آپ کو سگا چچا سمجھ میں آئے گا۔ یہاں پہ یوسف کا بیٹا محمد کے لیے جو بنیامین ہے نا یہ سگا چچا ہے، سمجھے اس کو، یہ جو محمد ہے نا یوسف کا بیٹا ہے، یہ بنیامین سگا چچا ہے، محمد کا سگا چچا، کیونکہ یوسف بنیامین دونوں سگے بھائی ہیں۔ اور جو یہودا ہے نا یہ محمد کے لیے باپ شریک چچا ہے، کیونکہ یہ دونوں باپ شریک بھائی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سگے چچا کا بیٹا کس کو کہتے ہیں، تو یہ بنیامین کا جو بیٹا ابراہیم ہے نا، تو محمد کے لیے ابراہیم یہ سگے چچا کا بیٹا ابن العم الشقیق ہے، اور یہودا کا جو بیٹا ہے نا خالد، یہ ابن العم لاب ہے، یعنی باپ شریک چچا کا بیٹا ہے۔ تو یہ پورا رشتہ میں نے سمجھا دیا جو حواشی میں آپ کو بتایا گیا تھا نیچے، یہ جو چارٹ پورا میں نے آپ کو دکھایا تھا، ایک بار پھر دکھا دیتا ہوں، یہ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا نا یہ پورا میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، یعنی اوپر سے نیچے تک پورا میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ کون سا رشتہ کیسے بنتا ہے۔ یہ ہمارے آج کے کلاس کا دوسرا پارٹ تھا، ختم ہوتا ہے یہاں پہ، تو یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں آج کی کلاس، اور دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں اس پر عمل بھی کریں، آمین یا رب العالمین، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔